और बताइए जोहा, कैसी हैं आप? ज्योग्राफी बहुत हेक्टिक कोर्स है, तभी कम ही कॉलेजेस प्रेफर करते हैं सब कि बोलते उसमें हैं तो। हाँ, काफी हम लोगों को टाइम ही नहीं मिलता। हम बाकी कोर्सेज के बच्चों को देखते हैं, हाँ। इंग्लिश ऑनर्स वाले बच्चे वो बिल्कुल घूमते फिरते रहते हैं, और हम ज्योग्राफी ऑनर्स वाले हम टोपो शीट पर ऐसे घुस करके 4 घंटे ट्रेस करते हैं। तो बिल्कुल, लेकिन ठीक है, थोड़े इस पे वो ज्यादा है, मतलब आगे ग्रेजुएशन के बाद मेरी स्कोप। पहचान में ऐसे 2-3 टॉपर हैं आपकी तरह, उन सब ने ज्योग्राफी बस इसी सेंस में लिया है कि आगे स्कोप बढ़िया है। जोहा, जैसा कि मैंने आपको व्हाट्सएप पे बताया था, आज हाँ। जो मैं आपके साथ सेशन कर रहा हूँ, अब बोर्ड एग्जाम बहुत पास आ गए हैं। मिड नवंबर आ हम्म। गया है। इसके बाद दिसंबर, जनवरी और फिर फेब मार्च में तो पेपर ही हैं। और इसके बाद हाँ। फिर सीयूटी के भी पेपर हैं। तो मैंने हम्म। स्टार्टिंग में, आपको याद होगा, मैंने आपसे बहुत पहले कनेक्ट करा था इंटरव्यू के लिए। आप तो हम लोग से बहुत पहले से कनेक्टेड हो। बट फिर मैंने हाँ। पॉज बस इसलिए किया था क्योंकि अब स्टार्टिंग में सारे टॉपर्स के इंटरव्यू डाल देंगे तो फिर सेंस ही क्या बचेगा। कुछ टॉपर्स के लिए हम्म। रिवीजन वाला टाइम भी ज़रूरी है, राइट? तो आज एग्जैक्टली। मेरे जितने भी आपसे क्वेश्चन रहेंगे वो रिवीजन रिलेटेड ही ज़्यादा रहेंगे, कि अब जो टाइम हम्म। बचा हुआ है इसमें 11th-12th वाले बच्चों को क्या करना चाहिए। और कुछ क्वेश्चन मेरे आपसे सीयूटी रिलेटेड भी रहेंगे, क्योंकि आपने सीयूटी में भी अच्छा स्कोर किया हुआ है। बट इससे पहले चालू करें, मैं चाहूँगा आप ही बच्चों को एक बार फिर से बता दो आपने कितना स्कोर करा हुआ था और अभी आप कॉलेज में क्या कर रहे हो। Okay, so 12th में I scored 98.8%, best of 5 में, and I had 100 in geography and psychology, 99 in political science, and currently I'm in Miranda House Geography honors. Before that I had history honors in LSR, and I scored 867.9 in CUET. परफेक्ट। मैं आपकी मार्कशीट देख रहा था, ज़्यादातर सब्जेक्ट में आपके साइकोलॉजी में, ज्योग्राफी में तो 100 ही हैं आपके सीधे सीधे। हाँ हाँ। पॉलिटिकल में आपके 99 हैं। डेटा साइंस में भी आई गेस आपके 99 ही हैं। 90 90। 98 हो गए, वो उन्होंने एक मार्क्स प्रैक्टिकल में कट कर अच्छा, लिया है। वही। हाँ, तो आपके हाँ, उस पर भी मतलब 99 ही समझते हैं। और आपके एग्जैक्टली। सबसे कम हिस्ट्री में, बट उसमें भी आपके 90 हैं। लाइक हाँ, हिस्ट्री के एक्चुअली उसके एक दिन पहले ईद थी। हाँ। तो 1 अप्रैल को हिस्ट्री का पेपर था, 31st को ईद थी, तो मैंने ईद को ज्यादा प्रायोरिटाइज कर दिया, तो अच्छा, ठीक है। थोड़ा सा आई बिलीव उस वजह से। ठीक है, ओके। बट यार, 90 लोगों का सपना रहता है, आपका सबसे कम में 90 है, और आपका देखा जाए तो 98.8%, मतलब सिर्फ 6 मार्क्स कम पूरे हाँ पेपर हाँ। में। ठीक और है। मेन 5 को ले तो 97.2। ठीक। नहीं, वो तो टॉप 5 का ही बनता है उसमें। अच्छा, इंग्लिश हाँ, में भी आपके 97 थे, और तो इंग्लिश में भी 97 बढ़िया है आपके। ठीक है, तो आपका मतलब टॉप 5 का जो बनता ही बनता है वो आपका 98.8 ही है। इंग्लिश हम्म। बस एक कंपलसरी रहता है, बाकी आप ऊपर नीचे कर सकते हो। ठीक है। एग्जैक्टली। तो जोया, पहला क्वेश्चन तो मेरा ये निकल के आता है, मैं आपको एक सिचुएशन में डाल रहा हूँ कि नवंबर का महीना मैं बोलता हूँ चला गया है ना, दिसंबर आ रहा हम्म। है। अब आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जिसका सिलेबस भी थोड़ा बचा हुआ है, डर भी लग रहा है कि पुराना कहीं भूल तो नहीं गया, और रिवीजन भी करना है। तो जब आप 12th में सिचुएशन में थे तो आप कैसे पढ़ाई करते थे, आप क्या फॉलो कर रहे थे? और मैं यही बताना चाहूंगी, मैंने एक्चुअली क्लैट भी दिया था, सो मैं हम्म। दिसंबर तक क्लैट की प्रेप कर रही थी। एंड मैं रिवीजन वाला पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, बिकॉज मैंने रिवीजन से ही शुरू किया है। मेरे प्री बोर्ड्स वगैरह में मार्क्स बिल्कुल अच्छे हम्म। नहीं थे, और टीचर्स ने भी नहीं एक्सपेक्ट किया था। एज आई सेड, प्रैक्टिकल में मेरे 1 मार्क्स कट हो गए, बिकॉज उनको नहीं लगा था मेरे इतने आएंगे। हम्म। तो व्हाट आई डिड वाज, हर एक चैप्टर का माइंड मैप्स बनाना शुरू कर दो। जैसे हर एक चैप्टर में इफ यू सी, टॉपिक्स होते हैं, मेन टॉपिक्स, देन सब हेड्स, एंड उस सब हेड्स के भी 3-4 पॉइंटर्स होते हैं। लाइक ज्योग्राफी में तो ये सीधे सीधे कि फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन, उसका माइंड मैप बना लो, आपका 5 मार्कर वहां पर डन हो गया। कोई भी चैप्टर अगर आप लेने बैठ रहे हो तो स्टार्ट विद द माइंड मैप्स। ये पॉल साइंस में भी बन जाते हैं, हिस्ट्री में भी बन जाते हैं। एक बार आपने किसी एक चैप्टर का माइंड मैप बना लिया तो आपको उसको दोबारा पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिकॉज यू नो द जिस्ट ऑफ दैट चैप्टर। अब आप उसके एक बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वगैरह देख लो, आप डन हो जाओगे। सो इफ समवन जिसने अभी तक नहीं पढ़ा है, आई वुड जस्ट सजेस्ट देम कि आप चैप्टर वाइज लेकर के बैठो। ज्योग्राफी में तो काफी पतली बुक्स है, हम्म। तुरंत ही उसका डन हो जाएगा। एंड हिस्ट्री टाइम ले सकता है थोड़ा, बिकॉज इट हैज 3 बुक्स एंड थोड़े लंबे चैप्टर्स। उस हिसाब से शुरू करेंगे, दिल बी डन विद तो माइंड मैप बनाना है, उससे थोड़ा सा क्लैरिटी मिलेगा आपको और चैप्टर जल्दी भी इट। समझ में आएंगे। अच्छा, फिर रिसोर्सेस वगैरह आप क्या फॉलो करते थे जोहा? किसी भी चैप्टर को अगर आप कर रहे हो, रिवीजन कर रहे हो, या कोई चैप्टर आपका बचा हुआ है उसको कर रहे हो, तो फिर रिसोर्सेस वगैरह का आपका क्या रहता था? रिसोर्सेज एज आई सेड, मैंने आपको भी तुरंत टेक्स्ट किया था कि आपकी वीडियोस बहुत ज्यादा हेल्प हम्म। करती हैं। जो रीडिंग वाला आप लोग एनसीईआरटी लाइन बाय लाइन लेकर के चलते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। बिकॉज मैं उसको, जब अगर मैं स्कूल के लिए भी सुबह रेडी हो रही हूँ ना, तो मैं वो वीडियो प्ले पे चला देती थी कि मैं सुनती रह रही हूँ, मेरे दिमाग में एनसीईआरटी के ही पॉइंट्स जा रहे हैं। हम्म। तो वो चीज मैं करती थी। और जो फसना पक्का है सीरीज है, वो तो मैंने डाउनलोड करके रखी हुई थी हाँ। पेपर वाइज। पॉल साइंस की सारी डाउनलोडेड, उसकी सारी डाउनलोडेड। और सोने के पहले आई यूज टू पुट स्लीप टाइमर, यूट्यूब पे होता है ये फीचर, ही मुझे हम्म। बोर्ड्स टाइम में पता चला हम्म। कि स्लीप टाइमर लगाओ ½ एन आवर का, और वो जब तक सो रहे हैं तब तक सिर्फ वही सुन रहे हैं।
और रिसोर्सेज में, और व्हाट आई यूज्ड टू डू इज सब टॉपिक्स ढूंढने के लिए, जैसे कई कई चैप्टर्स होते हैं उसमें डायरेक्टली नहीं गिवन होते सब टॉपिक्स, यू हैव टू फाइंड दैट फ्रॉम अ पैराग्राफ। सो उसके लिए मैं उसको एक बार चैट जीपीटी को दे करके कि इसके सब हेड्स मुझे बता दो, तो वो माइंड मैप बनाने में आसानी होती थी। ये बहुत अच्छा, मतलब ये साइंटिफिकली प्रूवन भी है कि अगर रात में आप कुछ करके सोते हो ना तो दिमाग में घूमती है फिर वो चीज़ हाँ, और अच्छे से याद वो होती है। सोते हुए भी रहता था कि अच्छा सुबह उठ के ये पढ़ना है। अब तो तो जो हमने क्या किया है, अब तो फस्ता पक्का सीरीज नई लॉन्च कर दी है पॉलिटिकल हिस्ट्री के लिए, बेटर ऑडियो बेटर वीडियो। अब मैं बच्चों हाँ, से बोलता हूँ वो नहीं मानते। आप एक बार बताओ फस्ता पक्का है सीरीज सही है या नहीं है, आप ऑनेस्टली बताओ। बिल्कुल बिल्कुल मैं बताऊँ, मैंने एंड तक वही देखी है। मुझे एक-एक वीडियो याद हो गई थी। जैसे हम्म, बीच में आप कुछ बैंटर करते थे ना कि हम्म, इसने ये बोला है, इसने मुझे वो चीज़ें भी याद हो गई थी। मैंने इतनी बार उसको देखा था और उसमें हाइलाइटेड भी रहता था हम्म। बिकॉज़ वो नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर नहीं रहता था, उसमें जो मेजर पार्ट्स हैं वो भी हाइलाइटेड रहते थे। तो उसमें भी अगर नज़र चली गई तो भी डन हो जाता था। फॉर मी एज़ अ स्टूडेंट जिसने अपना आधा टाइम क्लैट एलेट को दे दिया ये सोच के कि मेरा उसमें हो जाएगा, और वो उसको मतलब उसमें अच्छा ना करने के बाद भी मेरा बोर्ड्स में अच्छा हो गया। बिकॉज़ मैंने ऐसी वीडियोज़ फ़ॉलो करी। इससे पहले मैं आपसे और रिवीजन के क्वेश्चन पूछूं, ये क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछ ही लेता हूं। ये बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि बोर्ड्स को और क्लैट को साथ में कैसे मैनेज किया जाए। तो इसमें अगर आप एक डिटेल्ड आंसर प्रोवाइड कर पाओ कि आपने क्या गलतियां करी हैं, क्या सही करा, और अगर हम टाइम अलोकेशन की बात करते हैं तो कितना किस में देना चाहिए, सब कुछ अगर आप बता पाओ। ओके, तो फर्स्ट थिंग आई वुड सजेस्ट इज़ कि कोचिंग जॉइन कर लेनी चाहिए। हम्म। मैंने ये सोचा था कि कोचिंग नहीं जॉइन करूँगी, खुद से मॉक सॉल्व करूँगी तो हो जाएगा, बट यू ऑलवेज़ नीड अ मेंटर फॉर समथिंग न्यू। आपको क्लैट के बारे में कुछ नहीं पता है, आप खुद से सारी चीज़ें नहीं नेविगेट कर पाओगे। और फिर जब कोचिंग जॉइन हो जाएगी ना तो आपका एक एलोकेटेड टाइम रहेगा फॉर दैट। मैंने गलती ये की, मैंने अपनी सारी इसकी बुक्स उठाकर साइड में रख दी एनसीईआरटी की, हम्म। कि मैं अब इसको खोलूँगी ही क्लैट के पेपर के बाद। ये चीज़ भी कर सकते हैं बिकॉज़ एट द एंड ऑफ द डे आ गए मार्क्स। हम्म। तो क्योंकि दिसंबर में डन हो जाते हैं हम, 7-8 दिसंबर तक आप डन हो, हम्म। उस टाइम पे बोर्ड स्टार्ट हो जाता है। मेरा प्री बोर्ड्स का एक प्रैक्टिकल भी छूट गया था बिकॉज़ एलेट था उस दिन। तो मैं जब आई मैंने उसके बाद से ही प्री बोर्ड्स में, एंड प्री बोर्ड्स में कई लोग क्या ट्राई करते हैं, सारा सिलेबस कवर कर लें। हाँ। प्री बोर्ड्स में ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। मैंने इवन हिस्ट्री में मेरे 40s की लाइन में आए थे प्री हम्म। बोर्ड्स में, 80 में से। क्योंकि मैंने चैप्टर पूरा आंसर ही छोड़ दिया था। मैंने एक 8 मार्कर लिखा जो मुझे पूरा ट्रैवलर्स वाला क्वेश्चन था वो मैंने पूरा एक 3-4 पेज में लिखा, बाकी 8 मार्कर्स मैंने छोड़ दिए। बिकॉज़ वो मुझे आते ही नहीं थे उस टाइम में, मैंने रिवाइज़ नहीं किया था, मैं वो परफेक्ट आंसर ना लिख पाती। हम्म। सो आप अपनी एनर्जी वहाँ लगाओ जहाँ पर आप अभी अचीव कर सकते हो। अगर आपके 6 चैप्टर्स हुए हैं, आप वो 6 चैप्टर्स को ही ऐसे प्रिपेयर करके जाओ कि आपका मेन भी प्रिपेयर हो जाए। अभी हम टेलीग्राम पे आप लोग के साथ भी हम उस समय करते थे, हम गूगल मीट्स वगैरह हुँ, करते रहते हैं। वहाँ मैंने एक हुँ। गूगल मीट में चीज़ साफ साफ बोली थी कि जब मैं प्री बोर्ड देने जाता था, कई बार ऐसा हुआ, एक बार नहीं 3-4 बार ऐसा हुआ कि मुझे पता नहीं रहता था मैं कौन सा पेपर देने जा रहा हूँ। बच्चे हाँ, समझते नहीं है कि प्री बोर्ड का मोटिव अच्छा स्कोर करना नहीं है। प्री बोर्ड का मोटिव है कि ये प्रैक्टिस हो जाए कि टाइम मैनेज हो रहा है या नहीं हो रहा है, अपनी गलतियां पता चल जाएं, हुँ, आंसर फ्रेमिंग में मदद मिल जाए। ये बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे मान के चलिए 10 चैप्टर आ रहे हैं, 5 नहीं हुए तो जल्दबाजी में कर लिया, फिर बाद में उसको अच्छे से करने का ही मन वही। नहीं करता है क्योंकि आपने एक बार उसको कर लिया है। एग्ज़ैक्टली वही। इसीलिए अगर जो चैप्टर्स आपको पहले थोड़े से आते हैं, उनको ही इस तरीके से रिवाइज़ कर लो या उनके नोट्स वगैरह इस तरीके से बना लो कि आप बाद में रिव्यू कर सको। मैं क्या करती थी, मैं पॉलिटिकल साइंस में और हिस्ट्री में तो टाइमलाइन्स डिवाइड कर हम्म। देती थी। जितनी भी डेट्स हैं, अभी मेरे पास नोट्स हैं नहीं बिकॉज़ मैं पीजी में हूँ, हम्म। घर पे सारे रखे हुए हैं। मैंने टाइमलाइन्स लिखी हुई थी प्रॉपर 3-4 पेज में, पॉलिटिकल साइंस की, हिस्ट्री की, जिसमें डेट्स ज़्यादा याद करनी होती हैं। और जैसे पॉलिटिकल साइंस में इंडिया वाली जो बुक है, उसमें इलेक्शंस की काफ़ी डेट्स है, इतनी सीट्स आई थी, इतने इलेक्शंस हुए थे, ऑलमोस्ट सारे के सारे इलेक्शंस डिस्कस्ड है उसमें, हम्म। कि यहाँ से बीजेपी का राइज़ हुआ, यहाँ से कांग्रेस का फॉल हुआ, और कि ये क्या कहते हैं अलायंसेस ये बनी। तो मैंने 2 पेजेज़ में तो सिर्फ इलेक्शंस ही लिख लिए थे, हम्म। कि जब मुझे रिव्यू करना हो तो मैं एक बार इलेक्शंस का देख लूँ कि हाँ, ये चीज़ है। अ, तो उस तरीके से सेग्रीगेट करके आसान हो जाता है। तो रिवीजन वगैरह का तो मेरा आपसे क्वेश्चन पूछा। अब बात करते हैं, एक तो चलो नोट्स को भी मैं समझ जाता हूँ कि आप रिवीजन में यूज करते होगे। अब जब रिवीजन हो गया है तो फिर सैंपल पेपर वगैरह का आपने क्या किया हुआ था, कब करे थे नहीं करे थे, जो भी आपका हो। हाँ, सो मैंने 10th में काफ़ी लिया था वो हम्म। सैंपल पेपर ओसवाल का, हम्म। इसका, उसका, बट 12th में आई न्यू कि ये बिल्कुल भी काम नहीं आने वाला है। मैंने हम्म। 10th में किया था, उसमें मेरे से बहुत कन्फ्यूज़िंग हो जाता है। एक चीज़ होती है ना, आपके पास इतने सारे रिसोर्सेज़ हो गए, हम्म। आप किसी को भी पूरी तरीके से नहीं पढ़ पा रहे हो। तो मैंने 12th में कोई भी सैंपल पेपर नहीं लिया। मैंने 12th में एक वेबसाइट है सेल्फ स्टडी एस करके, हम्म। उसपे 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स डले हुए थे। तो मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करना शुरू किया और उसमें सॉल्व्ड रहते हैं। हम्म। गुड थिंग इज़ कि सॉल्व्ड सारे पॉइंटर्स में डले हुए होते हैं। तो मैं वो सॉल्व करती थी। और एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखते हो ना, तो आप फिर उसके बाद जब चैप्टर पढ़ते हो, खुद क्वेश्चंस बनाना आ खुद जाता बनाना है। जाता है। हाँ, कि इसका ये आ सकता है, इसका ये आ सकता है, और मोस्टली वही क्वेश्चंस रिपीट हुए थे।
सो दैट हेल्प। मैं इतने सारे टॉपर्स का इंटरव्यू लेता हूँ, बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि इतने सारे इंटरव्यूज क्यों डालते हो आप? उसके पीछे एक मेन रीज़न ये है कि मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है कि हर एक टॉपर का ना ओपिनियन और पढ़ने का तरीका बहुत डिफरेंट रहता है। जैसे इससे पहले जो मैंने इंटरव्यू डाला, वहाँ किसी ने जैसे बोला होगा कि उन्होंने सैंपल पेपर करे, कोई बोलेगा उसने सैंपल पेपर नहीं करे। इससे मतलब हमें ये समझ में आता है कि टॉपर बनने का कोई एक रास्ता नहीं है। अगर आप सही से मेहनत कर रहे हो और खुद को समझ रहे हो तो आप बहुत चीज़ें सही से कर सकते हो। जोहा, कुछ ऐसा था जो आपको लगा आपने वैसे तो आपने 12th में गलती करी नहीं, बट स्टिल जो आपको लगा हो कि बेटर हो सकता था? मेरा बेटर ये हो सकता था कि मैं हिस्ट्री पे और ज़्यादा ध्यान दे सकती थी, हम्म। वो मैंने नहीं दिया। बाकी चीज़ें आई वुड से कि मैं रिविज़न और पहले शुरू कर सकती थी, जैसे मैंने बिल्कुल ही साइडलाइन हम्म। कर दिया एनसीईआरटी को, तो मेरा एक बार में बहुत ज़्यादा प्रेशर आ गया था कि मैं सोती नहीं थी, मैं 2 घंटा सोती थी, मैं बिल्कुल ऐसे कॉफ़ी पे कॉफ़ी पिए जा रहे हम्म। हैं कि कंप्लीट हो जाए, तो वो प्रेशर बहुत ज़्यादा आ गया था। वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, थोड़ा आराम से चीज़ों को हैंडल करना चाहिए था। मैं आपसे इंग्लिश, साइकोलॉजी और पॉल साइंस के तो क्वेश्चन नहीं पूछ रहा हूँ, मैंने बहुत सारी वीडियो में कवर कर दिए, लेकिन ज्योग्राफी का एक क्वेश्चन बहुत सारे बच्चे पूछते हैं कि उसमें डेटा बहुत रहता है। तो हुँ, आपने हुँ। फिर उसका क्या किया था? इतना सारा डेटा है ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन में और इंटरनेशनल ट्रेड हाँ, में। वो फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में तो उसमें काफ़ी ज़्यादा हम्म। डेटा है। सो मैंने उसको डिवाइड कर लिया था, एज़ आई सेड मैंने माइंड मैप्स जब बनाओ ना, हम्म। तो आप पहले उसको डिवाइड कर लो कि टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस कितने हैं, उसको आपने डिवाइड किया, देन मेजर चीज़ें लिख ली। आई इवन हैव माय बुक बिकॉज़ ह्यूमन ज्योग्राफी के उसमें रहता है हम्म। फंडामेंटल्स की बात। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम लास्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो सारी चीज़ें इसमें सेग्रीगेटेड है। जैसे कि अगर आप इम्पोर्टेंट सी रूट्स देख रहे हो, तो एक मेन हेडिंग है और बाकी छोटी हेडिंग्स है। हम्म। सो आपने उस तरीके से पहले सेग्रीगेट कर दिया, फिर जो और इम्पोर्टेंट चीज़ है उनको आपने सब पॉइंट्स में लिख लिया। सो एक माइंड मैप सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का बनाओ, कि उसमें लैंड ट्रांसपोर्ट का सारा आपने लिख लिया, रोडवेज, हाईवेज, फिर वाटरवेज का, इनलैंड हम्म। वाटरवेज और सी रूट्स, ये सारे। अच्छा, और इसके बाद अब जैसे अगर बात करते हैं जब बोर्ड एग्जाम एकदम पास आ गए, मैं बोलता हूँ आपके टाइम पे तो गैप वगैरह फिर भी बेटर था, मेरे हिसाब से अच्छा काफी मिला थे। हुआ था। पिछले हाँ। सेशन में गैप बहुत था, तो उसको आपने कैसे यूज किया था? चलो हम गैप भूल जाते हैं, मैं बोलता हूँ कि आपको 4 दिन का 3 दिन का गैप मिला हुआ है, 5 दिन का गैप मिला हुआ है, तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहती थी पढ़ने के लिए? मैं तो पता नहीं मुझे एआई का यूज़ नहीं इतना प्रमोट करना चाहिए, बट मैं सारी की सारी अपनी दिक्कत टाइप कर देती थी हम्म। कि इतना टाइम है, इतने अभी बज रहे हैं, ये काम मुझे करना है, तो मुझे वो पूरा एक प्लान मिल जाता था एंड ऑब्वियसली मैं ब्लाइंडली उसको नहीं फॉलो हम्म। करती थी, मैं उसको अपने हिसाब से एडजस्ट करके फिर आगे शुरू करती थी। एंड देन अगेन मैं थोड़ा डायरी में भी नोट कर लेती थी कि हाँ, मेरे पास इतना दिन है, इस चैप्टर को आई नो मैंने इतना पढ़ा हुआ है, इसको मुझे इतना टाइम देना है। अब जैसे फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी में ही हम लोग देख लें, एक ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन वाले चैप्टर में इतना सारा डेटा है कि आप उसको कवर ही नहीं कर सकते हो, और इंटरनेशनल ट्रेड में सिर्फ हम्म। पोर्ट्स वाला डेटा थोड़ा सा पड़ता है, बाकी इतना डेटा उसमें नहीं है। तो आप उस तरीके से प्रायोरिटाइज भी कर सकते हो चैप्टर्स को। मैं तो जब प्लान बनाती थी ना, तो मैं ऐसे करती थी कि एक दिन ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन दोनों बुक्स का कर लेंगे, फिर इंटरनेशनल ट्रेड दोनों बुक्स का कर लेंगे, पॉपुलेशन दोनों बुक्स का कर लेंगे। तो वो क्योंकि पार्ट तो एक ही है, टॉपिक तो एक ही है, बस इंडिया और वर्ल्ड के व्यू में देखा जा रहा है। नहीं, ये सही, ये बढ़िया तरीका है। लाइक आपने उसको लिंक भी किया, बट आपने थोड़ा दिमाग भी दौड़ा लिया कि कहाँ क्या कैसे यूज करना है। हाँ, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न हो जाती थी। कभी-कभी मैं रिव्यू करती थी ना, तो मुझे ये लगता था कि ये मैंने इंडिया वाले में पढ़ा था कि हाँ। वर्ल्ड वाले में पढ़ा था, फिर वो डेटा का कन्फ्यूज़न हो जाता था। तो वो क्लैरिटी मिल जाती है। और ये मैं क्लियर करना चाहूँगा, यूट्यूब पे बहुत सारे यूट्यूबर्स ये गलत बात बताते हैं कि आप किसी भी चैप्टर का आंसर किसी भी चैप्टर में लिख सकते हो। ऐसा बोर्ड्स में नहीं होता या है, वेटेज रहता है हर चैप्टर का। तो जिस चैप्टर से क्वेश्चन आया आपको उसका आंसर लिखना पड़ेगा, वरना आपका आंसर मार्किंग स्कीम से मैच नहीं करेगा। तो ये गलती मत हुँ, करना। अच्छा, ज़ुहा, आप मुझसे बहुत पहले से कनेक्टेड हो, हम टेलीग्राम पे भी कनेक्टेड थे, हम व्हाट्सएप पे भी थे। मैंने एक हुँ। चीज़ नोटिस करी थी, आप कंसिस्टेंट थे थ्रू आउट द ईयर। मतलब आप चाहे क्लैट कर रहे हो चाहे बोर्ड्स कर रहे हो, ये नहीं हो रहा कि आलसी हो रही है, 10 दिन पढ़ाई नहीं हुई। तो ये कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन करके रखते थे? क्योंकि देखो लोगों से बोर्ड्स नहीं हो रहा है, आपने बोर्ड्स भी किया, क्लैट भी किया, सीयूटी भी किया, तो ये कैसे हाँ, वो हुआ है? क्लैट में भी मिल रहे थे मुझे कॉलेजेस, बट वो लोअर लेवल्स के मिल रहे थे, तो मतलब पर उसको आपने मैंने करा ना, मतलब आपको मिल रहे थे, या तो आपने या तीनों चीजें करी हुई हैं, तो ये इतनी चीजें मैनेज करना, तो कंसिस्टेंसी और फिर आप मोटिवेटेड कैसे रखते थे खुद को? मोटिवेशन तो एक ये रहता है कि एक सेंस ऑफ फ्रीडम मिलेगा, खुद से रहने का इंडिपेंडेंट वो आएगा, हम्म। जबकि हैंडल अभी नहीं हो पा रहा है, पूरे टाइम मम्मा से ही कॉल हम्म। पे रहते हैं कि हम्म। क्या करें अब? बट वो एक मोटिवेशन तो काफ़ी रहता है उस चीज़ के लिए। फर्स्टली ये था, सेकेंडली मैंने काफ़ी टाइम से क्लैट का सोच कर रखा हुआ था। हम्म। सो पहले तो उसकी चीज़ हो गई, फिर जब मेरे क्लैट में मार्क्स नहीं है, तब और मोटिवेशन मिल गया कि अब तो और कोई चारा ही नहीं बचा है, अब सीयूईटी और बोर्ड्स में अच्छा करना ही करना है। सो दैट केप्ट मी मोटिवेटेड। मतलब कई बार फेलियर भी मोटिवेशन बन जाता है, जब आपको हाँ, लग। फेलियर डेफिनिटली, मैंने क्लैट दिया, एलिट दिया, दोनों में 100% दिया, दोनों में ही मैं थोड़ा-सा ऐसे रह गई कि और हम्म। करते तो ऐसा हो जाता। सो वो काफ़ी मोटिवेटिंग था कि अब
इसमें तो कुछ करना ही पड़ेगा। अब आपको सही लगता है आप जिस पोजीशन पे हो कि यार अच्छा ही हुआ वो नहीं हुआ, आप जो कर रहे हैं अच्छा लग रहा है? डेफिनेटली, बिकॉज मुझे तो बोर्ड्स में एक्सपेक्टेड ही नहीं था, इवन मेरी क्लास वालों को नहीं एक्सपेक्टेड था कि ये तो पूरे टाइम क्लाट का कर रही थी, इसके कहाँ ही आएंगे। तो जब आया रिजल्ट तो मोस्टली जब बच्चे डिस्कस भी कर रहे थे उनका था कि इसका कैसे आ गया इतना ज्यादा। तो ये बिकॉज मैंने लास्ट मोमेंट ही रिविजन किया। ये मैसेज मैं हर बच्चे को देना चाहूँगा। आप बहुत ज़्यादा अज़्यूम कर लेते हो कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, लेकिन फ्यूचर इतना बुरा नहीं होता है। कई बार अनएक्सपेक्टेड चीज़ें इतनी हाँ अच्छी हो जाती हैं कि जैसे मतलब ज़ोआ को समय लग रहा होगा यार क्लैट नहीं हुआ, अब तो ऐसा-वैसा, बट आज वो बहुत खुश है। उनको लग रहा है कि जो हुआ सही हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा ही होगा। अच्छा। बिकॉज मेरे हुँ। सीयूईटी का स्कोर भी, जब सीयूईटी का वो लोग प्रिडिक्ट कर रहे थे कट ऑफ, तो सब 900 ऊपर हाँ, जा रहा हाँ। था। तो जब मैंने उसका देखा मेरा रिजल्ट कि एलएसआर हिस्ट्री ऑनर्स, जो कि मेरी टॉप प्रायोरिटीज में था, लाइक दैट हुँ, वाज माय 6th प्रायोरिटी। हुँ, तो जब वो मिला, इज लाइक इतने इतना अच्छा कॉलेज कैसे मिल गया, बिकॉज मैंने तो हुँ। बिल्कुल ही लो रैंक सोचा हुआ था। नहीं, सही बात है। बहुत अनएक्सपेक्टेड वेज़ में अच्छी चीज़ आती है, बट ये आपको मेहनत करना पड़ता है। आप मेहनत करते रहोगे, गिव अप नहीं करना है। वैसा नहीं कि आपने हार गए कि अब तो कुछ नहीं होगा। मतलब जब लोग डर रहे थे कि अब वो आगे का सिलेबस कैसे करेंगे, रिवीजन कैसे करेंगे, जब आपने स्टार्ट किया क्योंकि आप क्लैट में बिज़ी थे। बट उसके बाद भी आपने हार नहीं मानी कि यार अब तो नहीं होगा। अच्छा, जो आपने एक चीज़ स्टार्टिंग में बोली कि आपके एग्ज़ाम से पहले ईद था और आपने ईद को प्रायोरिटाइज़ करा। ये तो समझ में आता है क्योंकि देखो आपके लिए ईद एक इम्पोर्टेंट फेस्टिवल बोल सकते हैं। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो छोटी-छोटी चीज़ों को भी पढ़ाई से ऊपर रख देते हैं। मतलब दोस्त से बात करना, मूवी देखना, रील्स या स्नैपचैट चलाना। तो आपने ये लेसन सीखा हुआ है अपनी लाइफ में, तो आप क्या एडवाइस करना चाहोगे बच्चों को? मैं रील्स के लिए तो मैं खुद ही 2-2 अकाउंट्स पर एक्टिव रहती थी हुँ, पूरे टाइम, और वो गिल्ट पूरे टाइम रहता था हाँ, कि नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, स्क्रॉल करते-करते सोच रहे हैं कि नहीं हाँ, करना चाहिए। तो वो तो मैं डीएक्टिवेट करके थोड़ा अपने दोस्तों को भी कह देती थी कि तुम लोग भी डीएक्टिवेट कर दो ताकि कोई बचे ही ना। हाँ, क्योंकि कोई नहीं रहेगा तो मन ही नहीं हाँ, करेगा हाँ, जाने का उधर। हाँ। तो इस तरीके से मैं उससे बच जाती थी। ठीक है। आई गेस बहुत अब चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि सिलेबस भी करा जा सकता है, रिवीजन भी करा जा सकता है, इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अच्छा, हुँ, आप हार्ड वर्क को सपोर्ट करते हो स्मार्ट वर्क को? जैसे मैं एग्ज़ाम्पल देता हूँ। आज भी बहुत सारे बच्चे जो बैठ के 2-2 घंटे नोट्स बना रहे हैं। इतनी अच्छी-अच्छी वीडियोज़ अवेलेबल हैं, कोर्सेज़ अवेलेबल हैं, बट एनसीईआरटी 10 बार पढ़ रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा, बट फिर भी मेहनत कर रहे हैं। एआई यूज़ नहीं कर रहे। एआई तो मतलब उनको शायद पता भी ना हो कि क्या होता है एआई में आज के टाइम पे। तो आपके हिसाब से सही है या आप बोलते हो कि भाई स्मार्ट वर्क करना चाहिए टाइम को देखकर? मैंने तो जैसे अपनी स्ट्रैटेजी भी बताई, स्मार्ट वर्क ही किया है मैंने, हुँ। क्योंकि हार्ड वर्क का मेरे पास टाइम ही नहीं बचा था। मैं अगर बैठकर पढ़ने लगती तो मैं फिर पढ़ती ही रह जाती उसको। तो ये एक चीज़, और कई लोग एआई में भी लोग पूछते हैं, मैं अगर उनको बताती हूँ मैंने चैटजीपीटी से किया, तो वो कहते हैं प्रॉम्प्ट बताओ, प्रॉम्प्ट बताओ। प्रॉम्प्ट की कोई ज़रूरत नहीं हाँ, है। हाँ, आप नॉर्मल वो कर सकते डिज़ाइन ही इसलिए किया गया है कि आप उसको अपनी पूरी दिक्कत बताओ, वो समझेगा, नहीं समझेगा आप दूसरी बार टाइप करो। सो वो चीज़ें उससे क्लियर हो जाती हैं। स्मार्ट वर्क ही मैं सजेस्ट करूँगी, बिकॉज़ जैसे मैंने बताया, माइंड मैप्स आप एक बार बना लो, आपको एक बार पता चल गया ये टॉपिक है, इसके इतने पार्ट्स हैं, काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं उससे। और अब तो इतने एआई आ गए हैं लाइक परप्लेक्सिटी हो गया, चैट जीपीटी हो गया, आपका हुँ, नोटबुक एलएम हो गया, अगर आप पीडीएफ वगैरह डाल रहे हो, आप आराम से यूज़ कर सकते हो और उसमें सही बात है कोई लैंग्वेज बैरियर भी नहीं है, वो समझ जाता है आप जिसको बताना चाह रहे हो। आप एग्ज़ैक्टली। टूटे-फूटे उसमें भी बताओगे, चैट जीपीटी तो बिल्कुल समझ जाता है, बाकी समझे चाहे ना समझे। अच्छा, अब मैं आपसे ना ज़ोया इतने ही मैं आपसे क्वेश्चन पूछना चाह रहा था बोर्ड से रिलेटेड। मैं 1-2 क्वेश्चन आपसे सीयूटी रिलेटेड भी पूछूँगा, बट वो ज़्यादा मैं डीप नहीं जाऊँगा क्योंकि सीयूटी बोर्ड्स के बाद इंटरव्यूज़ आएँगे ही, हो सकता है आपको भी हम फिर से इनवाइट करें। मेरा क्वेश्चन तो मेन यही है आपसे, बोर्ड्स के टाइम पे क्या आपने सीयूटी पे फ़ोकस किया था इंग्लिश पे या किसी और पे या बोर्ड्स के बाद ही किया? बोर्ड्स के बाद ही शुरू किया मैंने, बिकॉज़ उस टाइम पे तो सिर्फ़ बोर्ड्स ही हुँ, मेरा फ़ोकस था। एज़ आई सेड कि मैं तो अपना एलेट का लेकर चल रही थी, क्लैट का लेकर चल रही थी। तो सीयूईटी उस टाइम पे तो मैंने बिल्कुल ही नहीं सोचा था। जब मेरा क्लैट एलेट अच्छा नहीं हुआ, तब मैंने बोर्ड्स पे ही बिल्कुल फ़ोकस हुँ। करना स्टार्ट कर दिया। बोर्ड्स होने के बाद आई रिसर्च्ड अबाउट सीयूईटी एंड आई लुक्ड थ्रू द पीवाईक्यूज़ कि कैसे आते हैं एक्चुअल में क्वेश्चन्स। हो सो वो जाता तो है 1 इतना महीने में? टेस्टी। लाइक हाँ, हो गया था। मैंने क्या किया था, मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी सॉल्व हुँ, किए थे। सबसे पहले मैं यही चीज़ करती हूँ, मैंने बोर्ड्स में भी यही किया, मैंने सीयूईटी में भी यही किया, बिकॉज़ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक ब्लूप्रिंट होता है हुँ, कि कैसा आपका होने वाला है हाल उस दिन, कैसे हुँ, क्वेश्चंस हुँ। आप देखोगे उस दिन। सो उससे काफ़ी चीज़ें आसान हो जाती हैं। मैं बार-बार बच्चों को ये चीज़ बोलता हूँ, सीयूटी बहुत ईज़ी होता है क्योंकि पूरा एनसीईआरटी बेस्ड है। इंग्लिश की बात करते हैं, बहुत ही ईज़ी पेपर आता है। मतलब अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने बोर्ड्स पे अच्छे से फ़ोकस किया है, तो आराम से हुँ, सीयूटी हो जाता है। और अगर आप एक ऐसे बच्चे हो जिसने बहुत जल्दी सिलेबस कर लिया, आप अभी से कुछ करना चाहते हो, तो ज़्यादा मत करो। इंग्लिश में वोकैब कर लो, सिनोनिम, एंटोनिम, प्रोवर्ब, इडियम्स, थोड़ा बहुत रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। बट 1 महीना मेरे हिसाब से तो मोर देन इनफ होता है सीयूटी के लिए।
एग्जैक्टली और अगर आपको अभी से कुछ प्रेप करना भी है तो आप बस रीडिंग हैबिट डाल लो, क्योंकि आप अगर कोई भी चीज पढ़ने बैठोगे ना उसमें कुछ ऐसे वर्ड्स आएंगे ही जो आपको गूगल करने पड़ेंगे, सो उससे सिनोनिम्स एंटोनिम्स की प्रैक्टिस हो जाएगी। रीडिंग करोगे तो रीडिंग की प्रैक्टिस तो हो ही रही है, वही सो दैट एनसीईआरटी से ही हो जाता है सब कुछ मेरे हिसाब से तो। हाँ एग्जैक्टली और फिर एनसीईआरटी को एक बार मैंने वही किया था कि जैसे बॉक्सेस काफी होते हैं पॉल साइंस में, साइड वाले जो बॉक्सेस हम्म, होते हैं। फिर कई कई बार मैं एक चीज बिल्कुल टिप देना चाहूंगी कि ज्योग्राफी में एक बॉक्स था छोटा सा, उसके बारे में लिखा हुआ था जितनी क्रॉप्स होती हैं हाँ जिन जिन हाँ सीजन हाँ। में। तो वो बॉक्स मैंने देखा कि ये तो बहुत ही डिटेल्ड है, ये तो आ ही नहीं सकता आ सीयूटी में। जाता है सीयूटी में। मैंने वो स्किप किया और वही आ आया। जाता है। तो काफी कोई भी चीज को ऐसे नहीं सोचना है कि ये तो बहुत डिटेल्ड है, इतना टफ नहीं पूछेंगे, बिकॉज वो पूछ लेते हैं फिर उसके बाद। हमारी जैसे 2 लाइव क्लासेस चलती हैं, एक बोर्ड्स की होती है, सीयूटी की होती है। अभी बोर्ड्स की क्लासेस चल रही थी। अब पॉलिटिकल साइंस में से प्लस वाले बॉक्सेस बोर्ड एग्जाम में नहीं आते, वो बाजू-बाजू में हम्म लाइन रहती हैं। तो बच्चे मुझसे हम्म बोल रहे थे कि भैया मुझे ये समझ में नहीं आता कि सीयूटी और बोर्ड्स में अंतर क्या है? तो मैंने बोला अंतर ये है कि जो चीज़ें हमने छोड़ दी हैं, वो चीज़ें सीयूटी में सबसे ज़्यादा पूछी जाती हैं। लाइक हाँ सीयूटी में वो उसी पे मूवी वाले क्वेश्चन दिए जाते हैं जो बॉक्स में दिए रहते हैं कि ये मूवी के डायरेक्टर कौन थे या कौन से ईयर में आई। तो पॉलिटिकल हिस्ट्री मतलब मेरे हिसाब से सीयूटी के लिए तो आपको पूरी एनसीईआरटी करना पड़ता है, आप कुछ छोड़ ही नहीं सकते। एग्जैक्टली वो जो ऐसे पिक्टोरियल हाँ, रिमेम्बर करते हैं ना वैसे करना हाँ। पड़ता है, बिकॉज एक बार तो कुछ न्यूज़पेपर के आर्टिकल में से कोई हाँ, चीज आ क्वेश्चन आ गई गया था, थी। आ जाता है। हाँ तो वो चीजें भी आ पूछ जाता है, आ लेते हैं जाता फिर। है। वो थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बनाने के लिए कुछ-कुछ ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं। हाँ ज़ोहा, आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे। बच्चों को बहुत मोटिवेशन ऑलरेडी मिल चुका है, बट स्टिल अगर आप कुछ मोटिवेट करना चाहें या आप कुछ बोलना चाहती हैं जो मैंने आपसे नहीं पूछा बट आपके दिमाग में हो, कुछ भी अगर आप बोलना चाहें? ओके तो सबसे पहले तो मैं यही बोलूंगी कि बिल्कुल ऐसा मत अज्यूम करके चलो कि फुल ही बिल्कुल आने वाला है, हुँ, बिकॉज ये मैं क्लाट में अज्यूम करके गई थी और मेरा नहीं हुआ उसमें हुँ, अच्छा। इसमें तो आई वाज जस्ट होपिंग 95 अबव परसेंटेज आ जाए, बहुत है। इवन जब मेरा रिजल्ट आया आई कैलकुलेटेड 93%, हुँ, बिकॉज मेरे हिसाब से मेरे आ ही नहीं सकते थे हाँ। उतने। वो तो मेरे पेरेंट्स ने दोबारा कैलकुलेट करके दिखाया कि नहीं नहीं तुम्हारे इतने मार्क्स है। सो बस अपनी मोटिवेशन इस बेसिस पे हाई रखो कि हाँ मैं इतना कर सकता हूँ या इतना कर सकती हूँ, और आप बस अपना 100% दो, रिजल्ट जो होगा वो खुद ब खुद आ जाएगा। हुँ। दैट वुड बी माय मोटिवेशन। अपना 100% देना है और अपने ऊपर विश्वास रखना है कि मुझे अपना बेस्ट देना है। रिज़ल्ट वगैरह का टेंशन नहीं लेना है, वो तो बाय प्रोडक्ट है मेहनत का, आ जाएगा अगर आप कर रहे हाँ हो तो। एंड आंसर राइटिंग की मैं एक टिप देना हुँ, चाहूंगी कि मैंने एक चीज देखी, मैंने अपनी सीनियर से पूछी थी, उनके भी 97% थे। तो उन्होंने मुझे पहले एक चीज बताई कि माइंड मैप्स बनाना हुँ। जरूर। ये मैंने ना प्री बोर्ड्स में किया था ना हाफ ईयरली में किया था, बट अपने ज्योग्राफी के पेपर में तो मैं इवन वो जो डायग्राम था ना पॉपुलेशन का, हाँ, हाँ। जो वर्ल्ड वर्ल्ड पॉपुलेशन वाले में दिया हुआ है जिसमें सारी कंट्रीज की दी हुई हुँ। है स्टेजेस डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, मैं वो तक बना कर आई थी और पूरा फ्लो चार्ट वगैरह में दिखा करके। सो वो चीजें टीचर्स को इम्प्रेस करती हैं, बिकॉज वो उनके लिए भी चेक करने के लिए आसानी हो जाती है। मैंने सारे पेपर्स में अपना ये किया था, बी इट पॉलिटिकल साइंस, बी इट साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, सब में, एंड आई थिंक दैट हेल्प्ड अ लॉट बहुत मदद जो भी करता मेरे है। मार्क्स है। तो प्रेजेंटेशन वो बहुत ज़रूरी है। इनफैक्ट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूँगा, फ्री आंसर राइटिंग का कोर्स वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैंने पूरा कोर्स ही डिज़ाइन कर दिया है इस चीज़ पे, एकदम फ्री है कि भाई फ्लो चार्ट कैसे बनाना है, सब हेडिंग कैसे करना है, पॉइंट्स कैसे लिखना है, क्योंकि ह्यूमैनिटीज़ में प्रेजेंटेशन इज़ वेरी, वेरी क्रूशियल। इसीलिए मैंने माइंड मैप्स का भी बोला, हुँ। क्योंकि मैंने माइंड मैप से याद किया था ना, तो मेरे दिमाग में वो पूरा फ्लो आपको चार्ट रह बनाने ही में भी जाता आसानी गई होगी एग्ज़ाम में क्योंकि आपने वैसे ही पढ़ाई है। हाँ करी थी। एंड वो स्पीड भी हेल्प कर हाँ, देती है। हाँ, जैसे हाँ। समझ लीजिए 8 मार्क का आंसर है, 2 पेज छोड़ दिया, पहले शुरू में एक फ्लो चार्ट बना दिया, हाँ, तो तुम्हें याद भी है तुम्हें क्या क्या क्या-क्या पॉइंट्स लिखना लिखने। है। हाँ। हाँ एंड फिर जल्दी से कंप्लीट भी कर सकते हैं, दैट हेल्प्स अ लॉट। बहुत सारे बच्चों को यही प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चन पढ़ के वो आंसर ही नहीं लिख पाते, दिमाग में नहीं आता है। बट अगर आप ये फ्लो चार्ट वगैरह बना देते हो या दिमाग में ही सोच लेते हो तो आंसर फ्रेमिंग में टाइम वेस्ट नहीं होता। एग्जैक्टली मैंने सारे पेपर्स में यही किया, बिकॉज एक तो थ्योरी पेपर में कई लोगों का छूट जाता है, कई हुँ, लोग समझ नहीं पाते हैं, तो पहले पेजेस छोड़ करके एक बार फ्लो चार्ट्स बना लो, और फिर उसके बाद आप उसके उसमें बाद जो कर भी लो। भरोगे आपके कुछ मार्क्स तो हो ही गए कि ये तो पक्के हैं। बढ़िया सो है। थैंक यू सो मच ज़ोहा। मतलब जितने क्वेश्चन मैं लेकर आया था आपने बहुत अच्छे से उन्हें आंसर किया। आई एम 100% श्योर आज के इस इंटरव्यू से बहुत सारे बच्चे मोटिवेट होंगे। इन बच्चों को ऐसे मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है जब ऐसे भैया दीदी को ये देखते हैं जो उनके जैसे ही थे लेकिन बाद में उन्होंने अच्छा किया तो वो भी फिर सोचते हैं कि वो भी ऐसा कुछ कर पाएँगे। थैंक यू सो मच अपना टाइम देने के लिए, इस इंटरव्यू के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। डेफिनेटली थैंक यू सो मच। मेरा तो इन लोगों से भी बुरा हाल था। तो मैं बिल्कुल बोलना चाहूँगी कि अभी से भी अगर शुरू कर दोगे, अभी से भी सिर्फ माइंड मैप्स, पीवाईक्यूज़, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की तो मैं पीडीएफ डाउनलोडेड ही रखती थी हुँ। कि मैं उसको पूरे टाइम देखे जा रही हूँ। कई-कई बार मेरे दोस्त लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं ऐसे ही, अच्छा ये 2019 में आया हुआ था। तब उन लोगों को डर लग जाता था कि हाँ, ये तो नहीं, पढ़ हम रही भी है। इस बार फर्स्ट तो पक्का है कि पीडीएफ सारे बहुत जल्दी अवेलेबल करवाएँगे क्योंकि पीवाईक्यूज़ बच्चों के पास होना चाहिए। तो हाँ, एग्ज़ैक्ट वही थैंक यू सो मच ज़ोआ। बढ़िया इंटरव्यू था यार। हाँ। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।
वैसे इंटरव्यू जमते नहीं है, जिन्होंने बचपन से जो टॉपर है ना उनके पास ज्यादा कुछ शेयर करने के लिए होता नहीं है। हमें ऐसे लोग पसंद मैं टॉपर वाले टॉपर नहीं, हाँ, मैं बस ऐसे थी एवरेज कि वाले हाँ, बच्चे सबसे सही रहते हैं, ये बता कर पाते हैं ले कि रहे इन्हें पहले क्या गलतियां करी और अब क्या सही करा। मेरे हिसाब से श्लोका भी आपकी क्लास में है क्या? हाँ हाँ हाँ, श्लोका, श्लोका भी आपकी क्लास में ना भाई, सब देखो श्लोका हमारे बैचेस वाली हैं, ठीक है। और वो तो नेशनल टॉपर थी, हाँ, आपको 499 आउट ऑफ लेना ही 500 थी उसका इंटरव्यू। आ चुका है, अपलोड कर दिया चैनल पे। ओके, तो वो हमारे CUT मेरी क्लास वाले सारे इतने सब- पॉपुलर है, सब मुझे है। क्यों नहीं पता। जोया हसन जो आपके साथ है वो भी हमारे सारे बैचेस में थी। और भी हैं, 2 के अलावा मुझे नाम याद नहीं है ना, बट आपकी क्लास में 1-2 और बच्चे हैं जो लाइव क्लासेस के, मुझे जोया ना। ठीक है जोहा, थैंक यू सो मच ज्वाइन करने के लिए, बहुत अच्छा लगा। हाँ। व्हाट्सएप पे कनेक्टेड रहिए। यस बिल्कुल बिल्कुल, ओके, थैंक यू सो बाय मच, बाय बाय। बाय।